जय हिंद दोस्तों पूरे मैथ्स में एक ही ऐसा चैप्टर है जिसको आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, 1 घंटे पढ़ लेंगे तो इसमें आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। पूरे के पूरे नंबर्स ला सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा सवाल दे, आप सिर्फ 1 घंटे पढ़ने के बाद इसमें से पूरा का पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं। तो आज वही चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ग्रुप डी वाले सवालों को करेंगे जो पिछले साल पूछे गए थे, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये सवाल ज़रूर देखे जाएंगे। तो इसको बस एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 या 3 डायग्राम है। उन्हीं 3 डायग्राम से पूरा चैप्टर सिमट जाता है। पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट इन्हीं 3 डायग्राम में छुपा हुआ है। 3 डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला है, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। देखते हैं सवालों को लगाने से पहले वो 3 डायग्राम कौन से हैं, उन 3 डायग्रामों को समझ लेते हैं और कुछ 2-3 चीज़ें और छोटे छोटे समझ लेते हैं। बस इतने में, मतलब कि 5-6 मिनट के अंदर आपका ये हो जाएगा थ्योरी। उसके बाद हम यहाँ पर सवालों को करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और कॉन्टैक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। चलिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ये मेनली डिपेंडेंट होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल पर, यानी कि एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है समझिएगा। तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, यानी कि राइट एंगल होता है। समझ में बात आ गई। ऐसे इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिए। अब आपके जिस भी सवाल को उठा के देखेंगे तो उस सवाल में सिर्फ 3 एंगल अपने पास रहते हैं, है ना। उन 3 एंगल के अलावा कोई चौथा एंगल नहीं देता है। पहला है आपका 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। दूसरा है आपका 45 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री और तीसरा है यहाँ पर 60 डिग्री। इन 3 एंगल्स के अलावा और कोई एंगल आपको नहीं देगा सवाल में, है ना। तो अब पहली बात, ये जो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, ये एक ही ट्रायंगल के अंदर आपके बन जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर इस एंगल को हम 30 डिग्री ले लेते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए इस एंगल को 30 डिग्री ले लेते हैं, तो चूंकि तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री त्रिभुज के, तो अगर ये तो ऑलरेडी 90 है राइट एंगल, ये 30 है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये आपका 60 होना चाहिए। सीधी सी बात है, तभी ना 60, 30, 90, 90, 180 होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें तो इसमें अगर हम एक एंगल 45 डिग्री ले लें, ठीक है, एक एंगल 45 डिग्री ले लें, तो ये वाला एंगल भी पक्का 45 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है, तो 90 और ये 45 मिलाकर 90, तो टोटल 180 हो गया। यानी कि एक ट्रायंगल में या तो 30-60 बनेगा या फिर 45-45 बनेगा, है ना। बस यही है कॉन्सेप्ट। अब मेन चीज़ पे आते हैं। मेन चीज़ ये है, यहाँ पे जब भी सवालों को आप लगाएंगे तो 30 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होगा, 30 डिग्री के सामने वाला आपका जो भी साइड होगा, वो अगर 1 यूनिट है, मतलब 1 गुना है, 1 रेशियो में है, तो हमेशा याद रखिएगा 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो √3 टाइम्स हो जाता है, यानी कि √3 गुना हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहें कि 30 डिग्री के सामने वाला मान लीजिए आपका 5 मीटर का है ना, तो 60 डिग्री के सामने वाला कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा, यानी कि √3 गुना हो जाता है ना। ये वाली जो साइड होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 5 इंटू √3 मीटर हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात, है ना। अब इसका उल्टा अगर हम कहें कि मान लीजिए अगर आपके पास 60 डिग्री के सामने वाला पता है, तो आप 30 डिग्री के सामने वाला कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई √3 कर दीजिए। अरे भैया, 30 डिग्री के सामने जो भी पता था, हम 60 डिग्री के सामने वाला निकालने के लिए क्या किए, √3 से उसको मल्टीप्लाई किए। तो अगर हमें 60 डिग्री वाला पता है, 60 डिग्री के सामने वाला साइड, तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड निकालना है तो क्या होगा, डिवाइड बाई √3, जाहिर सी बात है ना। तो ये सिंपली यहाँ पर समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी, इस वाले डायग्राम की। 45 डिग्री के सामने अगर ये की यूनिट है, कुछ भी वैल्यू है ना, जैसे 5 है, तो इस 45 के सामने भी तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल एंगल्स के सामने के साइड्स इक्वल होते हैं।
इक्वल एंगल्स के सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर इस वाले 45 यहाँ पे इस वाले 45 के सामने आपका 1 यूनिट है, तो इस वाले 45 के सामने वाला एंगल भी 1 यूनिट होगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी बात यहाँ पर ये समझते हैं, बस इतना ही डायग्राम था, हो गया आपका, सिमट गया। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर और हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है आपका उन्नयन कोण कब होता है, अवनमन कोण कब बनता है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। ये कब बनता है और क्यों बनता है, कैसे बनता है, समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इसको हिंदी में बोला जाता है उन्नयन कोण। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे एक पेड़ है या कोई इमारत है ना, यहाँ पे एक पेड़ है। इस पेड़ पर कोई बंदर बैठा हुआ है यहाँ पर, और आप रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं, ठीक, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं। अब ये बताइए कि नॉर्मली आदमी किधर देखता है, सामने देखता है ना। तो जो लाइन ऑफ साइट होगा वो कहाँ होगा, ऐसे पैरेलली होगा, इसके ऐसे पैरेलल ही ना होगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो दृष्टि रेखा है ना, नॉर्मली जो आदमी देखता है वो सामने देखते हुए जाता है, तो दृष्टि रेखा आपका ये है। अब आप चाहते हैं कि इस बंदर को देखें जो कि कुछ तोड़ तोड़ के खा रहा है, तो बंदर को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना लाइन ऑफ साइट ऊपर ले जाना पड़ेगा। समझ में आई बात, यानी कि अपने आँख का नज़र ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी ऊपर उठाया जाएगा कोई एंगल, लाइन ऑफ साइट चेंज कर रहे हैं आप, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, या पैरेलल से, या ऐसे समझिए कि हॉरिजॉन्टल से आप ऊपर ले जा रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल से अपना लाइन ऑफ साइट ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यानी कि यहाँ पर ये जो थीटा होगा ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्लियर है बात, ठीक है। इसी के साथ हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो यहीं पे बना देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको आप ऐसे इधर कर लीजिए ताकि हम यहाँ पे एक और डायग्राम बना पाएँ, है ना। चलिए, अब समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं, है ना, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, आप इस बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं, एक बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं, अपने घर के छत पर ही मान लीजिए खड़े हुए हैं, और बगल से कोई रास्ता गुजरा हुआ है। उस रास्ते से आपकी प्रेमिका जा रही है यहाँ पे, है ना, रास्ते से प्रेमिका जा रही है यहाँ पे। अब आपने सडनली उसको देखा। जनरली इंसान का लाइन ऑफ साइट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरीके से, ऐसे ही होगा लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा, है ना, सामने देखेंगे आप। लेकिन आप अपनी प्रेमिका को देखने के लिए अपना लाइन ऑफ साइट चेंज कर लिए, ये, ठीक है, यानी अपनी नज़र को नीचे झुकाया आपने। जब नज़र नीचे झुकी तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ मतलब एंगल नीचे की तरफ बना। और जब लाइन ऑफ साइट से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल नीचे की तरफ बनता है तो इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे भैया, आप अपनी प्रेमिका को देखेंगे, है ना, और मान लीजिए वो नहीं देखी आपको, तो आप डिप्रेशन में चले ही ना जाएंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि आप नीचे देखा, वो नहीं देखी मुड़ के, तो बस डिप्रेशन हो गया आपको, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अवनमन कोण। ये क्या होता है, अवनमन कोण, है ना, इसको याद रखिएगा, अवनमन कोण यहाँ पे, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है बात, समझ में आ गई एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए, चूँकि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये न्यूमेरिकली एक ही होती हैं, मतलब सेम होती हैं वैल्यू। इनका मीनिंग अलग अलग है भले, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए हम यहीं की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एंगल पूछें, जैसे मान लीजिए आपकी प्रेमिका भी आपको देख लेती तो वो नज़र ऊपर करती, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनता, है ना, यहाँ पे भी एक एंगल बनता। तो ये जो एंगल है ये आपके एंगल के बराबर है, वाइब मैच कर गया, है ना। तो अगर देखा जाए तो टेक्निकली यानी न्यूमेरिकली वैल्यूज दोनों की सेम होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। बात क्लियर हो गई, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया ना। बस यही दो डायग्राम है, और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन्हीं को बस समझना था। अब चलते हैं हम लोग सवालों पर।
आइए पहला सवाल देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक सीढ़ी को दीवार के सहारे इस प्रकार दीवार के सहारे पर वह भूमि से 60 डिग्री कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद मतलब पैर दीवार से 2 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, है ना। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग सवाल आ गया है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अलग नहीं है, मतलब उसी का पार्ट है, बस समझिएगा। देखिए ये आपका ज़मीन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आपका दीवार है। अब दीवार यहाँ पे है तो सीढ़ी कैसे खड़ी होगी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपकी सीढ़ी होगी। ये अपन लोग सीढ़ी यहाँ पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका सीढ़ी है ना। अब सीढ़ी जो है वो कह रहा है कि भूमि के साथ 60 डिग्री के एंगल बनाती है, इसके साथ 60 डिग्री के एंगल बना रही है ज़मीन के साथ सीढ़ी जो है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि सीढ़ी का पैर मतलब ये वाला पॉइंट 2 मीटर दूर है दीवार से, ये दीवार है आपका, इससे 2 मीटर की दूरी पर ये है ना, ये आपका कितना है 2 मीटर का दूरी है, 2 मीटर का दूरी है। अब इसमें आप देखिए कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक 60 होता है तो दूसरा ऑलरेडी 30 डिग्री हो जाता है, ये एक 30 है तो दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे। यहाँ पे जब यहाँ पर बात कर रहे थे दोस्तों, तो जैसे ये हमारे पास, इसको हटाते हैं थोड़ा, ये ज़्यादा ही कुचुड़ पुचुड़ हो गया है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने वाला साइड आपका √3 यूनिट होगा। ऐसे ही अब इसी में अगर हम पाइथागोरस लगा के बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये 2 यूनिट हो जाएगा। यानी अगर यहाँ आपका 4 मीटर है तो यहाँ 8 मीटर होगा, यानी कि ये जो हाइपोटेनस है वो 8 मीटर हो जाएगा। बात क्लियर हुई, डबल हो जाता है, क्लियर। ऐसे ही इसमें भी अगर बात करें तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो जो हाइपोटेनस होगा ये √2 यूनिट हो जाएगा, मतलब √2 गुना हो जाएगा, है ना। तो बस यही थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था। अब चलते हैं उस सवाल पे। देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया कि 30 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होगा 60 डिग्री के सामने वाला उसी 30 के सामने वाले का √3 टाइम्स हो जाएगा, 60 के सामने वाला √3 गुना हो जाएगा। तो 30 के सामने दिया है 2 यूनिट, ठीक है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, यानी कि √3 गुना हो जाएगा। क्लियर, ये बात सभी को पता है। और ये तो 90 डिग्री है अपना, तो 90 डिग्री के सामने वाला कितना यूनिट होता है 2 यूनिट होता है। अरे भैया 2 यूनिट होता है ना, 2 यूनिट मतलब कि ये 1 यूनिट था, 30 के सामने वाला 1 यूनिट था, तो ये 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 2 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू अगर 2 मीटर है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 4 मीटर हो जाएगी। 4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आपको सीढ़ी की लंबाई ही ना पूछा था, है ना। अब ऐसे मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है आपको, है ना, ऐसे मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए कि हमने आपको क्या बताया कि 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है तो आप इसको 1 कहिए, और 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है, और 90 के सामने वाला 2 यूनिट होता है इस वाले में, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया आपको पता क्या है, 1 यूनिट वाला पता है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल में 2 मीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर हो गई। हमें चाहिए क्या, ये सीढ़ी की लंबाई जो कि 2 यूनिट है, मतलब कि रेशियो में 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 तो 2 की वैल्यू 4 मीटर। सिंपल सा कहानी है। अब दीवार की ऊंचाई अगर पूछता कि कहाँ तक आपका सीढ़ी रखा गया है दीवार की ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई कितनी हो जाती √3 यूनिट हो जाती। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो √3 की वैल्यू 2√3 हो जाता। सिंपल सा बात है ये चीज़ें, है ना। अभी ये तो सिंपल सा सवाल था, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिनमें आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, है कॉन्सेप्ट यही, लगाना कॉन्सेप्ट यही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए जैसे ये सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला गया कि 50 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से, एक टावर है, ज़मीन पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, और कार के ठीक ऊपर खड़े एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। बहुत बढ़िया है सवाल। अब यहाँ पर डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम में सबसे पहले आपको ज़मीन बनाना है ना। तो हम यहाँ पर एक ज़मीन खींच लेते हैं, ठीक है भैया, ये हमारा एक ज़मीन हो गया, है ना। अब बड़े आराम से समझते जाइएगा, इस ज़मीन पर एक टावर भी खड़ा हुआ है, ये आपका टावर है, और इस टावर से अब बोला गया कि 50 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से, ये टावर का शीर्ष हुआ, ज़मीन पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है।
यहाँ पे ज़मीन पे एक कार खड़ी हुई है। यहाँ से अगर इस टावर से देखा जाए तो ये जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कैसे बनेगा? ये जब हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तब ना बनेगा यहाँ पे। अवनमन मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ बनेगा। और ये कितना डिग्री है आपका? 30 डिग्री है। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। अब इसमें बोला गया कि और कार के ठीक ऊपर खड़े एक गुब्बारे का उन्नयन कोण। अच्छा, अब उन्नयन कोण बोला जा रहा है, यानी उसी शीर्ष से बोला गया है ना, उसी शीर्ष से ही उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण का मतलब अब ऊपर देखा जाएगा। तो ऊपर कहाँ देखा जाएगा? इसका मतलब कि हमारा जो गुब्बारा है वो यहाँ कहीं पे होगा, है ना, यहाँ कहीं पे, ऐसे यहाँ कहीं पे हमारा गुब्बारा एक होगा। अब क्योंकि कार के ठीक ऊपर ही हमारा गुब्बारा है, अब इसको बोला कि भैया ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री है। ये एंगल आपका 60 डिग्री है। आ गई बात समझ में? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे कैसे बना। आपको पूछा क्या गया है, ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत आसान है, बड़े ध्यान से समझिएगा जो चीज़ें बताने जा रहे हैं, है ना। देखते जाइए। यहाँ पे दोस्तों अगर हम कहें कि ये कितना एंगल होगा तो 30 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं? 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो चूंकि अल्टरनेट है ये, तो 30 डिग्री होगा। अब अगर ये 30 है तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, 60 डिग्री होगा। आपको एक चीज़ पता है कि 30 के सामने वाला आपको गिवन है कितना? 50। ठीक है, 30 के सामने वाला 50 गिवन है। ये टावर की ऊंचाई पहले ही बोल दिया था 50 मीटर है। तो इसका मतलब हम ये आपसे कहें कि इस 60 डिग्री के सामने ये वाला साइड कितना होगा? तो 50√3 हो जाएगा। ये जो साइड होगा वो कितना होगा? 50√3 हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाला जो भी रहता है 60 डिग्री के सामने वाला उसका √3 गुना हो जाता है। तो 50, ये 50√3। अब अगर ये आपका ज़मीन ये वाला 50√3 है तो इसका मतलब ये वाला साइड भी आपका 50√3 होगा। ये वाला साइड कितना होगा? 50√3 हो जाएगा। समझते जाइएगा बस। और इसके बाद देखिए, ये अगर टावर आपका 50 मीटर का है तो ये जो यहाँ का लेंथ है, ये वाला हाइट, ये भी आपका 50 मीटर होगा। समझ गए बात को? अब सुनते जाइए। अब हम इस ऊपर वाले इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। ठीक, इस वाले ट्रायंगल में ये बताइए कि अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। एक अगर 60 है तो उसका अगला वाला 30 ही होगा, फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आपका बन रहा है। अब सुनिए, 30 डिग्री के सामने आपको क्या दिख रहा है? 50√3, ये वाला पूरा का पूरा साइड, है ना, 50√3। तो हमने बोला कि 60 डिग्री के सामने जो भी होगा वो 30 डिग्री के सामने वाले का √3 गुना हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने कितना है? 50√3, और इसका भी √3 गुना हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर कितना आ गया? 50 3 150 आ गया। ये आपका 150 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए ज़रा जल्दी से। ये जो हाइट है सिर्फ इतना ये आपका होगा 50√3 इंटू √3, यानी कि √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, तो 50 3 150 मीटर आ गया। अब हमें टोटल पूछा गया था। टोटल कहाँ से? इस गुब्बारे की ज़मीन से यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई थी। तो टोटल कितना हो जाएगा बता दीजिए। अब तो साफ साफ दिख रहा है ना, ऊपर का हिस्सा 150 है, नीचे का हिस्सा यहाँ पे 50 मीटर है, तो 150 और 50 कितना हो गया? 200 मीटर। डायग्राम से ही सवाल बन जाता है, आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डायग्राम में ही आप कैलकुलेशन करते जाइए, साइड्स निकालते जाइए, है ना। इतना आसान टॉपिक है ये, इतना सरल चैप्टर है ये। तो 200 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 मीटर ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, ग्रुप डी 2025 का है, पिछले साल का सवाल है। इसमें बोला कि 10 मीटर और 15 मीटर ऊंची 2 मीनारों के पादों को, यानी कि उनके निचले हिस्से को मिलाने वाली रेखा पर खड़ा एक व्यक्ति मीनारों के शीर्षों को देखता है, जिनके उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। बोला गया दोनों मीनारों के पादों के बीच की दूरी हमें चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखते जाइए। यहाँ पे एक भाई खड़ा है 15 मीटर का, 10 मीटर का। इसको 10 मीटर का ले लेते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि ये 15 मीटर का है ना। तो ये 15 मीटर का हो गया। अब जो इनके निचले हिस्से को मिलाने वाला लाइन है, इस पे एक कहीं ना कहीं एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। यहाँ इस पॉइंट पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और इस पॉइंट से जब वो 15 मीटर वाले शीर्ष को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, और जब वो 60 डिग्री वाले को देखता है,
15 मीटर ऊंचे वाले को देखता है तो 60 डिग्री बनता है। इधर आपका 60 डिग्री बन रहा है और इधर आपका 45 डिग्री बन रहा है ना। करस्पॉन्डिंगली बोला है, क्रमशः बोला है। तो 10 वाले के साथ 45, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये आपका 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है। तो 10 के साथ 45 डिग्री और 15 के साथ यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। अब सिंपली हमें क्या चाहिए, हमें टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, दोनों मीनारों के बीच की दूरी। क्लियर, चलिए निकालिए। देखिए ये भी 45 डिग्री होगा, क्यों बताया गया है आपको, एक 45 तो अगला भी 45 होगा। ये 60 है तो अगला क्या होगा, यहाँ पे वाला, यहाँ वाला एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब 45 वाले में तो दोनों आमने सामने बराबर होते हैं। 45 के सामने 10 है तो इस 45 के सामने ये वाला भी 10 मीटर होगा। आ गई बात समझ में। अब देखिए 60 के सामने हमारा 15 यूनिट है तो 30 के सामने कितना होगा, इसका √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। तो 15 डिवाइड बाई √3। अरे भैया 30 के सामने जो भी रहता है 60 के सामने ना उसका √3 गुना होता है, लेकिन हमें इसमें 60 के सामने वाला दिया है तो 30 के सामने निकालने वाला क्या करेंगे, डिवाइड बाई √3 करेंगे। बस हमें पता चल गया, आंसर आ गया। देख लीजिए कितना होगा, तो 10 मीटर और प्लस 15/√3 है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, √3 की वैल्यू 1.73। तो 15 और डिवाइड बाई यहाँ पर √3 है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये होगा 10 प्लस ऊपर नीचे इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये आपका रेशनलाइज हो जाए। तो ऊपर बन गया आपका कितना, 15√3 है ना, देखते जाइएगा। और नीचे कितना बन गया, √3 3 हो जाएगा। तो 3 से ये 5 बार में ख़त्म, यानी कि आपके पास ऐसा बन गया 10 प्लस 5√3 और √3 की वैल्यू लेने के लिए बोला है 1.73 है ना। बस मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा 5 तियाँ 15, 5 सते 35 और 5 एकम 5 और 3 यहाँ पर 8 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 10। तो 18.6 के आसपास यहाँ पे दोनों मीनारों के बीच की दूरी आपकी आ जाएगी 18.6 है ना, 18.65 या 18.7 भी कह सकते हैं इसको है ना, या फिर डायरेक्टली आप 19 भी कह सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन अगर लगाया जाए तो 19 मीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर गलत दिए गए हैं, इस पर भरोसा मत करिएगा, ठीक है। अपना जो आंसर होगा वो यहाँ पर कितना होगा, 19 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है, सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से इतना सेंटीमीटर दूर है और सीढ़ी ज़मीन से 60 डिग्री कोण बनाती है। जिस दीवार को यह सीढ़ी छूती है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। कितने डिग्री कोण बनाती है, सीढ़ी ज़मीन से 60 डिग्री कोण बनाती है, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा है ना। चलिए बताइए यहाँ पे, तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है ना, कितना है 60 डिग्री है ज़मीन और सीढ़ी के बीच में। फिर बोला गया कि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से ये वाला साइड आपको गिवन है, ये 30 होगा है ना, ये आपका 30 होगा। तो 30 के सामने वाला ये वाला जो साइड है, ये साइड आपको गिवन है कितना, 1115.4705 सेंटीमीटर दूर, ठीक। आपको पूछा क्या गया है, दीवार की ऊंचाई जहाँ तक छूती है, मतलब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, निकाल लीजिए। तो 30 के सामने जो भी होता है 60 के सामने √3 गुना हो जाता है, तो बस ये वाला जो साइड आ जाएगा हमारा वो आएगा 1115.4705 और मल्टीप्लाई यहाँ पे √3 और √3 की वैल्यू 1.73 होता है, 732 भी होता है, बट इतना ही कर लीजिए। आप इसमें पाएंगे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेशन कुछ लगा सकते हैं क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं दूर दूर दी गई हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन लगाया जा सकता है और नहीं लगाना है तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप लोग है ना। तो हम चलिए 1.7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 17 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, तो सिर्फ 17 से ही मल्टीप्लाई करिए, मतलब 1.7 ही ले लीजिए, 3 मत लीजिए, ठीक ना। चलिए बताइए, 17 × 5 = 85, 0 है तो 85 पूरा आ जाएगा। 17 × 7 = 119 है ना, ठीक है। 17 × 7 यहाँ पर 119, 119 का हो गया 9, बचा 11। 17 × 4 = 68, 68 और 11 79 हो गया है ना, बचा आपका 7। फिर 17 × 5 = 85, 85 और 7, 5 7 12, ठीक है ना। 85 और 7 ठीक है, 92 हो गया, 92 हो गया तो 2 आएगा
बचा 9, 17 एकम 17, 17 और 9 26, 2 बचा, फिर 17 एकम 17, 2 19, 1 बचा, 17 एकम 17, 1 18। टोटल कितने पॉइंट हैं? 4 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल 5 पे लग जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। तो 1896 आ रहा है इसका लगभग में। और 1896 के आसपास कौन है? आसपास आपको देखना है ना, एकदम पास में। तो ये जो देखेंगे तो ये तो बहुत कम है, ये वाला तो होगा नहीं, ये 1932 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमने 0.3 यहाँ पे नहीं लिया था, मतलब 73 नहीं लिया था। अगर उसको लेते तो ये थोड़ा और ज़्यादा आ जाता, और ज़्यादा आता तो मतलब 1932 के और करीब पहुँच जाता। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका 1932 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। अब इस सवाल को देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आपको उल्टा चीज़ें पूछ ली जाती हैं, मतलब कि आपको साइड्स दे दी जाएंगी और एंगल पूछ लिया जाएगा। करना वैसे ही है ना, करना वैसे ही है। देखिए क्या बोल रहा है कि ज़मीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर दूरी पर है। ठीक है, ऊंचाई के √3 गुना के बराबर दूरी पर है एक मीनार से, इमारत से। तो ये हमारे पास ज़मीन हो गया, ये आपका इमारत हो गया, है ना, इमारत हो गया। तो ज़मीन पर कोई बिंदु है, ये एक बिंदु है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे एक इमारत के आधार से वो जो बिंदु है कितनी दूरी पर है, उसकी ऊंचाई के √3 गुना दूरी के बराबर है। तो ऊंचाई मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, तो ये कितना होगा, x √3 हो जाएगा। अरे √3 गुना के बराबर दूरी पर है ना, ये जो पॉइंट है आपका वो मीनार से x √3 दूरी पर है, साफ साफ बोला गया। तो बिंदु को इमारत के शीर्ष और ज़मीन से मिलाने वाली रेखा के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, ये अपन का एंगल निकालना है। ये तो साफ साफ बता सकते हैं आप, कितना होगा ये आपका 30 डिग्री होगा। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। अरे भैया आपको ही तो बताए थे कि अगर 30 के सामने वाला x है, मतलब 1 यूनिट है, तो 60 के सामने वाला ही √3 गुना हो सकता है ना, तो ये 60 डिग्री होगा। आपको एंगल कौन सा पूछा है? ये वाला एंगल पूछा है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना कि अगर ये x की वैल्यू मान लीजिए 1 यूनिट होती तो ये √3 गुना हो जाता, मतलब 60 के सामने √3, तो 60 के सामने ही ना √3 होता है, इसका मतलब 30 के सामने 1 यूनिट वाला होगा, तो ये 30 एंगल होगा। ठीक है, उसी डायग्राम से आपका सब हो जाना है, कुछ नहीं करना अलग से। चलिए आइए इसको देखा जाए। 10 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक लड़का ज़मीन पर एक कार को टावर के आधार से दूर जाते देखता है। ठीक है, यदि कार का अवनमन कोण पहले 60 डिग्री फिर 30 डिग्री हो जाता है तो इस दौरान कार कितनी दूर चली? बहुत आसान प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, 60 डिग्री से 30 डिग्री जाते हुए वो देख रहा है ना, ऐसे। अरे भैया डायग्राम जब बनाने लगेंगे ना तब सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कैसे कैसे हो रहा है। देखिए ये आपका टावर का शीर्ष है, वो यहाँ से ये देख रहा है कि कार पहले यहाँ थी, अब इस इमारत से दूर जा रही है, टावर से दूर जा रही है, सॉरी टावर है ना, टावर से दूर जा रही है, तो इधर जा रही है, टावर से दूर यहाँ पे कार पहुँच गई। तो पहले वो 60 डिग्री बना रहा था कार, अवनमन कोण, अवनमन उन्नयन, अवनमन चूँकि ऊपर बनेगा, हम नीचे ही बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आपका फिर 30 डिग्री बनने लगा। हमने आपको बताया था न्यूमेरिकली उन्नयन और अवनमन कोण बराबर होते हैं, है ना, इसीलिए हमने अवनमन को उन्नयन की जगह पर लिखा है। क्लियर है ये बातें? अच्छा, अब इसमें क्या बोला है कि ये आपका 10 मीटर है, तो ये बताइए ये छोटका एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 60 है, तो 60 के सामने जो भी रहता है 30 के सामने डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर आपका √3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10/√3। समझे बात को, है ना। अब सुनिएगा यहाँ पे बड़े ध्यान से जो चीज़ें बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा। ये एंगल, अब हम कह रहे हैं कि बीच वाला लाइन है ये नहीं है ना, हम इसको कह रहे हैं, अरे अब यहाँ पे मिटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि ये जो बीच वाला लाइन है ये ऐसा समझ लीजिए ये वाला लाइन अभी नहीं है ना। तो एक बड़ा सा ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा, उस बड़े से ट्रायंगल में अगर हम बात करें कि ये 30 डिग्री है तो ये टोटल एंगल कितना होगा? ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब आपको पता है कि 30 के सामने जो भी है, 30 के सामने, इस 30 के सामने आपका 10 मीटर है ये वाला, है ना, तो इस पूरे 60 के सामने आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना होगा? 10 का √3 गुना हो जाएगा, है ना। तो 10 का √3 गुना हो गया आपका टोटल डिस्टेंस 10 √3 हो जाएगा। बस आपको क्या चाहिए था? इस दौरान कार कितनी दूर चली, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको चाहिए,
बस निकाल लीजिए। तो टोटल टावर के पैर से और कार जहाँ अंतिम गई उतनी की दूरी कितनी है, 10√3 है। इसमें से हम लोग ये वाला डिस्टेंस घटा लेंगे जो 60 डिग्री तक है, तो 10/√3 इसको माइनस कर लीजिए, तो 10/√3 यहाँ पर माइनस हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व क्या करना, इसी फॉर्म में दिया ही गया है आपको, इसी फॉर्मेट में ही दिया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है भैया, एक बार लगाने लगेंगे ना तो बड़े आराम से बनेगा। हम बताए थे ना ये चैप्टर बहुत आसान है, एक बार डायग्राम को समझ गए तो सारे सवाल आपके बन जाएंगे बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 7, संगीता एक चिमनी के शीर्ष को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रही है, ठीक है। वह चिमनी के आधार से इतना मीटर दूर पर खड़ी है, उसका नेत्र जमीन स्तर से 1.3 मीटर ऊपर है, चिमनी की कुल लंबाई हमें निकालनी है। अब ये सवाल है थोड़ा सा फंसाने वाला, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। पहली बात तो ज़मीन बनाना पड़ेगा जिस पर संगीता भी खड़ी है और वो चिमनी भी खड़ा है। तो चिमनी को आप ऐसे खड़ा कर दीजिए, कुछ दूर पर यहाँ पे आपकी खड़ी है यहाँ पर संगीता, ठीक है। अब ये बताइए कि संगीता जब खड़ी है तो संगीता के नयन नेत्र जो हैं वो यहाँ पर होंगे, ऊपर होंगे, और ज़मीन से कितने फीट ऊपर हैं, कितने मीटर ऊपर हैं, 1.3 मीटर ऊपर हैं। ये जो ऊंचाई दी गई है आपको 1.3 मीटर ऊपर है। तो अब अगर हम इसके आँख का दृष्टि रेखा खींचना चाहें, हॉरिजॉन्टल वाला तो यही होगा, और यहीं से अगर शीर्ष पर खींचना चाहें तो ये होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो अगर शीर्ष को देख रही है तो ये 45 डिग्री बन रहा है, कहा गया है सवाल में 45 डिग्री के उन्नयन पर देख रही है। अच्छा, चिमनी के आधार से कितना दूर पर खड़ी है, ये आपका 28.7 मीटर है। कितना मीटर है, 28.7 मीटर है। आपको पूछा गया है कि बताइए चिमनी की कुल लंबाई कितनी होगी। अगर ये बताइए कि ये 1.3 मीटर है तो इधर का हिस्सा ये भी 1.3 मीटर होगा, बिल्कुल होना चाहिए 1.3 मीटर। अब सुनिए, ये वाला साइड आपका 28.7 है तो ये साइड भी 28.7 होना चाहिए। अरे भैया क्योंकि बराबर ना होंगे, ठीक। अब सुनिए, ये 45 है तो इधर वाला एंगल ये वाला भी 45 होगा, जाहिर सी बात है। अब 45 के सामने आमने सामने एक साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस 45 के सामने 28.7 है तो इस 45 के सामने यहाँ पर ये भी आपका 28.7 हो जाएगा। मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर ऊपर तक। अब टोटल चिमनी की लंबाई हमें पूछी गई थी तो जोड़ लीजिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का लंबाई बताइए कितना होगा टोटल, 28.7। कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ा आपको, सिर्फ डायग्राम बनाया आपने और आंसर आ गया। 28.7 और 1.3 दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 30 आ गया आपका ओवरऑल। 30 मीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये सवाल दोस्तों अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया है तो आँखों में ही भस्म हो जाता, मतलब सिर्फ आँख में देखकर, कुछ लिखना पढ़ना नहीं पड़ता इसमें, है ना। सिर्फ आँख में देखकर आप इसका आंसर बता सकते थे, लेकिन इसके लिए आप चाहिए आपको प्रैक्टिस, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तब ऐसे सवालों को आप सिर्फ देख के लगा सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। अब इसमें बोला गया कि भूकंप के कारण एक, ये क्या दिया है भाई, ऊपर क्या दिया है, पोल ना, हाँ ठीक है, ये खंभा है ना, यहाँ पर ध्यान रखिए ये खंभा है। तो भूकंप के कारण एक खंभा टूट गया और अब इसका शीर्ष जो है, खंभे का जो शीर्ष है वो खंभे के आधार से 25 मीटर की दूरी पर है, भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। भूकंप से पहले खंभे की लंबाई कितनी होगी। इसको तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना होगा आंसर, बट आपको समझाना है, सॉल्व करते हैं। पहले देखिएगा, तो भैया पहले बनाइए ज़मीन, है ना, हमने बना लिया यहाँ पे ज़मीन। तो पहले जो खंभा था वो इतना बड़ा था, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि भूकंप आया और भूकंप आने की वजह से खंभवा जो है टूट गया। मान लीजिए कि खंभवा यहाँ से टूटा है, कहीं से भी टूटा हो, है ना, खंभा टूटा और टूटने के बाद ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का हिस्सा, वो टूट के नीचे यहाँ पे ऐसे छुएगा ज़मीन को, और ज़मीन पे जहाँ पे छू रहा है इसका शीर्ष वो 45 डिग्री एंगल है। यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री एंगल है ना। बोला गया है कि आधार से 25 मीटर की दूरी पर शीर्ष है, मतलब यहाँ से ये जो साइड है वो आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है, सॉरी 25 मीटर गिवन है। ये बात सभी को समझ में आई। अच्छा, तो अगर ये 45 है तो ये बताइए ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अब सुनिए, अगर ये 25 है तो ये वाला भी 25 होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं अगर इक्वल एंगल है तो।
इस 45 के सामने 25 है तो इस 45 के सामने भी 25 मीटर होगा। अब सुनते जाइए, जो हमारा ऊपर का हिस्सा ये वाला था वो टूट के कहाँ आया है, नीचे ये वाला हाइपोटेनस बना है ना। तो ये बताइए कि ये कितना गुना होता है, √2 गुना होता है 45 डिग्री वाले में। आप याद करिए, अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो हाइपोटेनस कितना होता है, √2 यूनिट हो जाता है, मतलब √2 गुना। तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 25 है, तो √2 की वैल्यू 25√2 हो जाएगा, 25√2 हो जाएगा, है ना। ये ऊपर वाला हिस्सा ही हाइपोटेनस बन रहा है। अब हमें क्या चाहिए, भूकंप से पहले खंभे की टोटल लंबाई चाहिए। तो देखिए, खंभे का कुछ हिस्सा यहाँ है जो कि 25 मीटर है, प्लस खंभे का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो हाइपोटेनस बन गया है। तो हाइपोटेनस कितना है, 25√2 है, 25√2 है। यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना आ गया यहाँ पे, 25 को अपन लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 + √2 या √2 + 1 कह लीजिए, एक ही मतलब है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे इसमें बोला गया कि भैया 15 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी भूमि पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। ठीक उसी समय एक मीनार भूमि पर इतना मीटर लंबी छाया बनाती है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ये तो और आसान है, ये वाला क्वेश्चन और भी आसान है। ऑप्शन पर मत जाइएगा, ऑप्शन से यहाँ पर गलत हैं, है ना, एक ही सब टाइप कर दिया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो एक ही टाइम पर ये ज़मीन है ना, ज़मीन पर एक 15 मीटर छड़ी है, ये 15 मीटर छड़ी है, भूमि पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है ना। तो इसका छाया जो है इधर कहीं बनेगा। अगर सन आपका यहाँ पर है सन, तो ये सन जो है इसका शैडो यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। तो ये जो है 15 मीटर छड़ी है, 15 मीटर की छड़ी है ना। तो ये आपका 5 मीटर का शैडो बन रहा है, 5 मीटर का शैडो बन रहा है। ठीक उसी समय एक मीनार है, ये मीनार है ना। ये मीनार भूमि पर कितना छाया बना रही है, तो ये ऐसे ही छाया बनाएगी क्योंकि सूरज ऊपर ही है, तो इधर साइड ही छाया बनाएगी। छाया मान लीजिए इतना बड़ा बना, तो ये छाया की लंबाई जो है वो कितना है, 46.5 है ना। पूछा गया है इसकी लंबाई कितनी होगी। जाहिर सी बात है कि अगर एक ही टाइम पर शैडो बन रहा है दोनों का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण वो कितना होगा, बराबर होगा दोनों के लिए, है ना, बराबर होगा दोनों के लिए। तो अगर बराबर होगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अब अगर दोनों बराबर होंगे तो ये आपके सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम नहीं, सॉरी, समरूप हो गया, है ना, समरूप त्रिभुज बन गए। तो समरूप त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो जैसे देखिए, अब हम यहाँ पे इसको h हाइट मान लेते हैं, है ना। तो इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि 15 है, डिवाइड बाई इसका परपेंडिकुलर h है, ये किसके बराबर होगा, इसका बेस जो कि 5 है, और इसका बेस लीजिए यहाँ पे 46.5 है। आ गया हमारा आंसर, है ना, आ गया हमारा आंसर। अब आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना होगा, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा, 46.5 का यहाँ पर 3 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 गुना कर लीजिए, 5 × 15 और 3 × 6 = 18 और यहाँ पे 13, 139.5 मीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 139.5 मीटर करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिएगा, इसमें कोई एंगल कुछ नहीं दिया है ना, लेकिन लगाना है सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। आइए बताइए क्या होगा। एक बिंदु जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि इमारत के शीर्ष से उसकी दूरी जो है तल से उसकी दूरी की 2 गुनी है, ठीक है। फिर बोला गया कि जो कि 15 इकाई है ना। अच्छा, इसमें बोला गया कि यहाँ पे इस प्रकार स्थित है कि एक इमारत के शीर्ष से उसकी दूरी तल से उसकी दूरी की 2 गुनी है, जो कि 15 इकाई है ना। तल से उसकी दूरी 15 इकाई दी गई है। अच्छा ठीक है, इमारत की ऊंचाई क्या होगी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये है आपका इमारत, यहाँ पे ज़मीन है, इस ज़मीन पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अब इसमें ये बोला कि भैया यहाँ पे
जो ये इमारत के शीर्ष से जो उस बिंदु की दूरी है, इमारत के शीर्ष से बिंदु की दूरी ये वाली होगी, हाइपोटेनस होगी। तो तल से उसकी दूरी की डबल है, तल से उसकी दूरी की डबल है। तो तल से ये दूरी मान लीजिए कि 1 यूनिट है ना। तो शीर्ष से इसी की दूरी यानी कि हाइपोटेनस ये वाला कितना होगा, 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 2 यूनिट होगा। अब ऐसा आप कहाँ पढ़े थे, किस वाले में? पहले वाले डायग्राम में। पहले वाले डायग्राम में 1√3, इसका मतलब ये कितना होगा, √3 होगा, तो ये 2 होगा। ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा है यहाँ पे इमारत की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। और ये 15 यूनिट क्या दिया गया है, ये इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, बोला है ना तल से उसकी दूरी 2 गुनी है, जो कि 15 इकाई है, मतलब तल से उसकी दूरी 15 यूनिट है। क्लियर है बात, समझ में आ गई है। अब बताइए यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये है ना, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये है। तो अगर 1 की वैल्यू 15 है तो हमें √3 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू भैया यहाँ पर 15 मीटर है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15√3 हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल था ये, बहुत ही आसान सवाल, बस आपको समझना था यहाँ पे। तो ये जो आएगा वो आपका 15√3 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक लड़की एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ से 15 मीटर दूर खड़ी है। वह ध्वज स्तंभ के शीर्ष को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखती है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी? 5√3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, है ना। 30 डिग्री के सामने वाला 15/√3 होगा, यानी कि 5√3। इस स्पीड से आपको लगाना है। सवाल पढ़ते ही आंसर टिक। कैसे, आप समझिएगा। यहाँ पे ज़मीन है, ठीक, एक ध्वज स्तंभ है और एक लड़की खड़ी हुई है यहाँ पे, और इस पॉइंट से इसको देख रही है, ठीक। और अगर इस पॉइंट से इसको देख रही है तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है ना, 30 डिग्री का बन रहा है। और इसमें ये भी बोला गया है कि 15 मीटर दूर खड़ी है, ध्वज स्तंभ से 15 मीटर दूर खड़ी है, यानी कि ये लंबाई आपकी 15 मीटर है दूरी। तो ये 30 है, ये आपका 60 होगा। तो 60 के सामने का साइड 15 है, तो 30 के सामने का साइड कितना होगा, 15 डिवाइड बाई √3। बस यही तो पूछा गया था आपको, और इसको रेशनलाइज करना है आपको। अरे भैया 15/√3 को रेशनलाइज करिए ना, 15/√3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये दिमाग में ही करना है। तो नीचे बन गया आपका 3, तो 3 से 15 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो 5 ऊपर का √3 बचा रहेगा, तो 5√3। दिमाग में ही किया ना हमने, आपको भी करना है दिमाग में ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सवाल चाहे कितना भी तोड़ मड़ोड़ के दे दे, आपको लगाना वैसे ही है, कॉन्सेप्ट वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। चलिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष पर खड़ा एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ज़मीन पर एक बिंदु को देख रहा है। यदि उस बिंदु तक दृष्टि रेखा नीचे की ओर 45 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब कि अवनमन कोण आपको दिया गया है, तो इमारत के आधार से उस बिंदु की क्षैतिज दूरी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। 45 डिग्री का है, 20 मीटर है, तो 20 ही मीटर बनेगा, क्योंकि 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री में बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होता है। परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 20 मीटर ऊंची, है ना, 20 मीटर ऊंचा दिया गया है। हमें पूछा गया है इमारत के आधार से उस बिंदु तक क्षैतिज दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि बेस पूछा गया है। तो चूँकि 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। परपेंडिकुलर 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बना के दिखा देते हैं। ये है कुछ ऐसा, है ना। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ से अगर इस एंगल को देखा जाए तो ये 45 बोला था, लेकिन ये तो 45 है, तो साथ साथ ये भी आपका 45 होगा। और 45 वाले में आपको पता है कि बराबर बराबर होते हैं, जितना ये साइड होगा उतना ही ये वाला साइड भी हो जाएगा। तो ये साइड आपको 20 मीटर दिया गया था, 20 मीटर ऊँचा है ये, तो ये वाला भी आपका 20 होगा, सीधी सी बात है ना। तो 20 मीटर इसी तरीके से हम टिक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आसान प्रश्न है। एक खंभा 30 मीटर ऊंचा है, ज़मीन पर उसकी छाया इतनी बनती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सीधा सा प्रश्न है यहाँ पे, है ना। ये आपका खंभा है, कुछ दूर ज़मीन का ये बना, ठीक, यहाँ पे। अब पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा, ये जो एंगल है वो कितना होगा। ये आपका 30 मीटर है, और ये आपका जो छाया बना है वो 10√3 मीटर है ना, 10√3 मीटर है। अब आपको ये चीज़ें दिख जानी चाहिए कि जैसे ही हम इस 30 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ही ये मिलेगा 10/10√3,
है ना। या फिर आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे 10√3 का जस्ट √3 टाइम्स 30 है आपका। अरे भैया 10√3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, तो कितना बनेगा ये √3 आपका 3 हो गया, तो 10 × 3 बना यहाँ पे, यानी कि 30 बन गया। ये बात समझे कि नहीं, यानी कि ये जो है इस वाले का जस्ट √3 गुना है ना। तो जो √3 गुना होता है वो 60 डिग्री के सामने वाला होता है। इसका मतलब ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा और ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा। सीधा से ये चीज़ें दिख जानी चाहिए, है ना। 30 के सामने 10√3 है तो 60 के सामने 10√3 का √3 गुना हो जाएगा, जो कि 30 आ रहा है। सिंपल सा। तो 60 डिग्री आपको यही एंगल पूछा गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14 देखते हैं। ये तो सिंगल डायग्राम वाले हैं, मतलब सिंगल ट्रायंगल वाले सवाल हैं, बड़े आराम से बन जाते हैं। एक पतंग इतने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है ना, अब आपको दिमाग में ही सोचना है। और डोर ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बना रही है। डोर की लंबाई कितनी होगी? तो डोर की लंबाई मतलब कि ये 60 के सामने वाला है, तो 30 के सामने वाला कितना हो जाएगा? 75 डिवाइड बाई √3, है ना, 75 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। 30 के सामने वाला ये, और 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है, तो 1 की वैल्यू ये हो गई, है ना, 1 की वैल्यू ये हो गई। हमें डोर की लंबाई चाहिए, यानी कि 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 75 डिवाइड बाई √3, इसमें 2 गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे ये ज़मीन है आपका, ठीक। एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है तो यहाँ से उड़ाया मान लीजिए, तो यहाँ से उसकी दूरी ऐसे गई, यहाँ पे है आपका पतंग, है ना, यहाँ पे क्या है? पतंग है। अब बोला गया कि ज़मीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, तो ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर ऊंचाई, है ना, ये जो ऊंचाई है आपकी 75 मीटर है, और डोर जो है ज़मीन से 60 डिग्री कोण बना रही है, तो ये 60 है, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो बताइए 60 के सामने √3 गुना होता है और 30 के सामने 1 यूनिट होता है, तो √3 की वैल्यू 75 है, √3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 75 है। हमें चाहिए 1 यूनिट, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड कर लेंगे, है ना, और ये होता है आपका 2 यूनिट। 1 √3 में ये 2 होता है आपका, तो 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि डोरी की ही लंबाई पूछी गई थी, 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए फिर से वही रेशनलाइजेशन वाला तरीका, नीचे √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो नीचे का जो 3 है 75 को काट देगा 25 बार में, और इंटू पे यहाँ पर 2 है ये है, और ऊपर एक √3 बच जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 50√3। 50√3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 15 देखते हैं। बहुत आसान है। इसमें वो बोला गया कि खंभे की ऊंचाई भूमि पर उसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सीधी सी बात है ना। इसमें बोला गया कि जो छाया है वो लंबाई का √3 गुना है, तो ये लंबाई मान लीजिए कि 1 यूनिट है, तो छाया कितनी बनेगी? √3 यूनिट। छाया तो हमेशा ज़मीन पे बनती है ना, तो 1 के सामने 30 डिग्री होता है और 60 के सामने √3, बस। तो हमें क्या पूछा गया था? सूर्य का उस समय उन्नयन कोण क्या होगा? ये होता है उन्नयन कोण, नीचे वाला, है ना, तो 30 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए इसको देखिएगा। एक सीढ़ी को ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे पर इस प्रकार खड़ा किया गया है कि यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 8.5 मीटर दूर है तो वह ऊंचाई में कितनी होगी? सीधा सीधा यहाँ पर ये हमारा डायग्राम है ना, इस तरीके से आपको बोला गया कि यहाँ पे ज़मीन पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये अगर 60 है तो ये आपका 30 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है ना। सीढ़ी का पाद दीवार से कितना दूर है? 8.5। सीढ़ी का पाद ये दीवार है, 8.5 है ना, 8.5 है, तो 30 के सामने वाला 8.5 है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा? क्या पूछा था इसमें? अच्छा, वह ऊंचाई कितनी होगी जहाँ पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, यहाँ पे ये वाला हमें हाइट चाहिए, तो 60 के सामने वाला ही चाहिए, यानी 60 डिग्री के सामने वाला। तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? 30 के सामने वाला जो भी होगा उसका √3 गुना, यानी कि इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आ गया हमारा आंसर, है ना। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 17 × 5 = 85 का 5 हासिल 8, 17 का 8 गुना करिए 136, ठीक है। 136 में अगर हम लोग 8 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा, है ना, तो 144 आ गया ये आपका। 2 डिजिट पे लगना है ना, 2 डिजिट पे लगना है,
तो 2 डिजिट पे लगना है तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 14.45। अरे भैया 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट यहाँ, तो टोटल 2 डिजिट हुआ, यानी कि 14.45 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पर मत जाइएगा, ये गलत टाइप किया गया है यहाँ पे, है ना। आपको निकालना आ रहा है तो फिर ऑप्शन की क्या ही ज़रूरत है यहाँ पे। चलिए इस सवाल को देखिए, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना। इसमें कह रहा है कि ज़मीन के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है इस प्रकार कि tan थीटा आपका 3/4 है, परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस आपका भाई tan थीटा क्या होता है, P/B होता है ना। बोला गया कोण का ज्या कितना होगा, तो 3/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो कुछ ऐसे बना लेंगे, है ना, इस तरीके से। इसमें ये बोला गया कि भैया यहाँ पे ज़मीन पर एक बिंदु, शीर्ष के उन्नयन कोण, ज़मीन पर ये बिंदु है और शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब ये एंगल आपको थीटा डिग्री दिया गया है। अगर ये थीटा है तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या, थीटा के सामने वाला ना, तो थीटा के सामने क्या है, यहाँ पर 3 है परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस ये वाला होगा। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये आपका 5 होगा। पाइथागोरस पढ़े तो हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5 होगा। इसी का साइन चाहिए था हमें, है ना, थीटा का ही साइन चाहिए था, मतलब कि साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5, 3/5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक ये सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मीनार के पाद से 36 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है, tan थीटा की वैल्यू 5/3 है। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। आसान सवाल है, देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से है ना। तो भैया यहाँ पर जो उन्नयन कोण है वो थीटा डिग्री बन रहा है ना। ये मीनार का पैर हो गया, तो कितनी दूरी पर खड़ा है, ये 36 मीटर है ना। ये आपका 36 है, एक्चुअल में 36 दिया गया है ये। फिर बोला गया कि tan थीटा जो है आपको वो 5/3 है। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताइए। tan थीटा मतलब ये 5 और ये 3, तो 3 की वैल्यू 36 है, साफ साफ दिख रहा है हमें। 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 36 है, तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 12 हो गई। ये 5 है तो यही की वैल्यू चाहिए, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई चाहिए तो 5 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर 2 सवाल हैं आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है। एक व्यक्ति इमारत के शिखर को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। अब 45 डिग्री जैसे ही आपको दिखना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा, ठीक। पर अगर 45 दिख गया तो यदि इमारत की ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर 20 है, तो इमारत से उस व्यक्ति की दूरी कितनी होगी, यानी कि बेस पूछा जा रहा है। जितना बेस उतना ही आपका परपेंडिकुलर आपका 20 दिया है, तो इसका मतलब बेस भी आपका 20 ही होगा, 20 मीटर करेक्ट आंसर। देख के टिक करना है, क्योंकि 45 डिग्री दिया गया था ना, तो 45 डिग्री की कंडीशन आपको पता है, दोनों बराबर होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री वाले केस में, ठीक। ऐसे इसको देखिए, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की लंबाई, अच्छा मीनार की छाया की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो मतलब छाया और ऊंचाई, छाया आपका बेस है, ऊंचाई आपका परपेंडिकुलर है, दोनों बराबर है। तो बेस परपेंडिकुलर कब बराबर होता है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सारे टाइप के सवाल आपके हो गए हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछे हुए थे। 2026 में ये आपको ज़रूरत पड़ेंगे, इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वाला चैप्टर करवा दिया गया है। इसी कॉन्सेप्ट में से आपके सवाल आएंगे और इस कॉन्सेप्ट पर आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। इवन एसएससी के सवाल भी आप इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल गलत नहीं होगा इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा शेयर हो कर सकें आप शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।